मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहते हैं जी? किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जो हरकत की मिकदार है उसे हम मोमेंटम कहेंगे। और ये जो हरकत की मिकदार है इसे हम कैलकुलेट करते हैं मैस उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जैसे कि आपको जो है ना साइड पे एक जो है ना बर्ड जो है वो फ्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम जो है वो सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जितनी ज़्यादा स्पीड जो है वो इस ऑब्जेक्ट की होगी उतना ज़्यादा ही जो है वो मोमेंटम होगा। इसी तरह से अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम जो है वो कम होगा। मोमेंटम का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि जी अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अगर फोर्स में टाइम के लिहाज से चेंज कैलकुलेट कर लें, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, अगर आप मोमेंटम में टाइम के लिहाज से चेंज कैलकुलेट करें तो वो हमेशा फोर्स के इक्वल होगा। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो फोर्स के लिए कुछ इस तरह से है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल है। और अगर आप इसमें मोमेंटम की वैल्यूज लगा दें कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा था, कुछ देर के बाद उसकी फोर्स के लगने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो जी हम फोर्स को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। ये जो रिलेशन है ये हमारे लिए इस लिहाज से भी अहम है कि ये फोर्स की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन देता है, जिसमें अगर आप वेलोसिटी में चेंज नोट कर सकते हैं तो यही सेम चेंज जो है ये मास में भी अकर कर सकता है, जिसको हम रॉकेट की एग्जांपल में जो है स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब एक रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उसका मास चेंज हो रहा होता है और उसके ऊपर और साथ साथ कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स भी लग रही होती है। तो ये एक जनरलाइज्ड रिलेशन है जो हमें एक्चुअल फोर्स की डेफिनेशन देता है। इसके बाद इसी रिलेशन से हम इंपल्स को डिफाइन करते हैं कि जी इंपल्स सिंपली क्या है जी, आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम ड्यूरेशन से, जिस टाइम ड्यूरेशन में वो फोर्स एक्ट की है तो इसे हम जो है इंपल्स कहेंगे। और इंपल्स की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन मोमेंटम। या आपने ये जो फोर्स की डिमेंशन हमने फोर्स को हमने पहले डिफाइन किया है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आपने ये डिफरेंस लिखना है। और इंपल्स क्या है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम, सिंपली कि जी वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट की है फॉर टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमें इंपल्स जो है वो देगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सिंपल स्टेटमेंट है कि जी टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो शामिल नहीं है। यानी कि आप एक जो है ना एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसके अंदर गैस इनक्लोज है और किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल टेम्परेचर आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है वो आइसोलेटेड है, यानी कि वो उसके ऊपर बाहर से किसी किस्म की फोर्स जो है या किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और जैसे कि ऊपर जो है ना उसको उसकी डेफिनेशन दी गई, इस तरह से अगर आप मैथमेटिकली देखें और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि जी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक M1 है दूसरा M2 है, उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी जो है वो V1 और V2 है, वो मूव करते हैं और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो है उनका आपस में कोलिजन हो जाता है। कोलिजन होने के बाद जो है उनकी वेलोसिटीज जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती हैं कि M1 की जो वेलोसिटी है वो V1 है, V1 प्राइम हो जाती है, और M2 की जो वेलोसिटी है वो V2 प्राइम हो जाती है। और आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करें तो वो इनिशियल मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो किस तरह से लिया जाएगा? M1 V1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इसमें आप ऐड कर देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कि है M2 V2, तो ये इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास क्या है? M1 V1 प्राइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, और सेकंड का क्या है जी? M2 V2 प्राइम। तो जी M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम जो है जो कि बाद टकराने के बाद का मोमेंटम है, ये इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टकराने से पहले के मोमेंटम के, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 के ये बराबर होगा। इसकी रोजमर्रा जिंदगी में से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जी सिंपल एग्जांपल है कि जी जो एक्सप्लोजन है किसी भी बॉम्ब का, जी कोई ऊपर से
बॉम्ब जो है वो गिर रहा है, वो जो है वो हवा में जो एक्सप्लोड कर जाता है, उसके डिफरेंट पीसेस जो है वो बिखर जाते हैं और हम सपोज कर लेते हैं जी उसके 2 से 3 पीसेस बने हैं। अब जितना मोमेंटम जो है उस बॉम्ब का एक्सप्लोड करने से पहले था, एक्सप्लोड करने के बाद उसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो टोटल मोमेंटम है वो भी सेम वही रहेगा। यानी कि अगर उसके 2 पीसेस होते हैं तो अगर पहले मोमेंटम P था और बाद में 2 पीसेस का जो मोमेंटम है सेपरेटली P1 और P2 है, तो P जो है वो बराबर होगा P1 प्लस P2 के। P यहां पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो है वो मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। इसके अलावा गन एंड बुलेट की एग्जांपल है कि जी हमारे पास, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सिस्टम है जिसमें गन और बुलेट शामिल है। गन का जो मैस है उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है और जो बुलेट का जो मैस है उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा जब ये सिस्टम स्टार्ट पे रेस्ट पे है फायर से पहले, तो हमारे पास जो मोमेंटम है गन का वो 0 है, और जैसे ही आप उसे फायर करते हैं आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि उसे रिकॉइल होगा, और जो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट की जो स्पीड है वो v है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल है गन का उसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कैपिटल V को अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कैपिटल V जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, नेगेटिव ऑफ mv डिवाइड बाय m। यहां पर कैपिटल M जो है वो लाजमी तौर पर यहां पर गन का मैस है, और गन का मैस क्योंकि जो है डिनोमिनेटर में है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन की वेलोसिटी जो है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, जबकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो बुलेट की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन और बुलेट जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक ट्रक है जिसका वजन जो है वो तकरीबन 2500 किलोग्राम है, वो मूव कर रहा है 28 मीटर पर सेकंड के साथ, और वो टकरा जाता है एक रेस्ट पे खड़ी कार से जिसका मैस तकरीबन 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। और टकराने के बाद जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम में ट्रक और जो है वो कार दोनों शामिल हैं, वो इकट्ठे मूव करते हैं। आपने उनकी जो आफ्टर कोलिजन जो कॉमन वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो जी हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए एक हमारे पास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रक है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कार है। सेपरेटली इनिशियल मोमेंटम ट्रक का मोमेंटम एग्जिस्ट हो करेगा लेकिन कार का मोमेंटम 0 है। इस तरह से टकराने के बाद क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि सिस्टम इकट्ठा मूव कर रहा है तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, वेलोसिटी का फैक्टर कॉमन आ जाएगा और मैस जो है वो एड अप हो जाएगी। और वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन है उसे इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हमारे पास जो है आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसमें से 20 मीटर पर सेकंड जो है वो ठीक ऑप्शन है। ये MCQ यहाँ पे आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि टिपिकल जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बुक से भी जो है एज MCQ कोट की जा सकती है, और उसमें थोड़ी बहुत जो है वैल्यू में चेंज की जा सकती है। जैसे कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है 28, उसमें वो बुक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उससे थोड़ी सी वेरी की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है वो है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश स्टेट दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन 0। जी वो कौन सा कंजर्वेशन का कानून है जी, हमें जो बताता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई अगर आप इसमें देखें तो ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए इसमें रिमेन सेम की जगह रिमेन 0 ऐड किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें से पहली 3 ऑप्शंस जो हैं वो तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कोई ऐसा कानून कंजर्वेशन का नहीं है जिसमें जो है मोमेंटम जो है आइसोलेटेड सिस्टम में 0 हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो ठीक ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस में से कोई भी जो है वो ठीक नहीं है।